Hello everyone, welcome to you in my SVM Institute। टॉपिक चल रहा है बच्चों हमारा पृथ्वीराज चौहान का आज हम तीसरा चरण देखेंगे। आज हमारा कौन सा चरण रहेगा? तीसरा चरण। पृथ्वीराज चौहान के तीसरे चरण में हम चर्चा करेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो गजनी से निकला था और वो मुसलमान थे और उनके पास 1 लाख सेना थी। 1 लाख सेना गजनी से निकली थी। गजनी से मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, पंजाब और लाहौर और हिंदुस्तान की चौखट तराइन के मैदान में आ गई थी। हिंदुस्तान की चौखट पर जो सेना पहुंच गई थी पृथ्वीराज चौहान की, और तराइन का पहला युद्ध हमने डिटेल से पढ़ा था। तराइन के पहले युद्ध की घटनाओं को देखने के बाद ये तराइन के पहले युद्ध में किस तरह से मुसलमान जो थे वो भाग रहे थे और भागते हुए वो सेना कहाँ पहुंच गई थी? वो गजनी पहुंच गई थी। ये पृथ्वीराज चौहान था जिसने मुसलमानों को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वो हिंदुस्तान की चौखट पे आ गए थे और जो मोहम्मद गोरी जो था वो आग बबूला हो रहा था। अब उसके माइंड में एक ही था, हमें इस्लाम धर्म की स्थापना करनी है, हिंदुस्तान का झंडा जो हिंदुस्तान के झंडे को गिराना है और सब जगह इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साम्राज्य का विस्तार करना है। अब किस तरह से वो दूसरी बार जब तराइन के मैदान में आता है उस घटना का हम यहाँ ध्यान करेंगे कि कहाँ से किस तरह से वो आएगा, किस तरह की व्यू रचना होगी। तो आज उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबका ध्यान कहाँ होगा? बोर्ड के ऊपर। यहां देखिए बच्चों, ये मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? मोहम्मद गोरी गजनी का था। और गजनी में कौन सा वंश था? गजनी में गौर वंश था। गौर वंश का एक नाम और भी था, उसको शशगनी वंश कहते थे। और गजनी के गौर वंश, ये जो जगह है ये गजनी है। और गजनी में कौन सा? गौर वंश है। गौर वंश यहाँ से मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना लेकर प्रस्थान होता है। आएगा मुल्तान से पेशावर आता है, पेशावर से सियालकोट आएगा और सियालकोट से ये भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है। राजस्थान के ऊपर वाला जो है ये हरियाणा है। हरियाणा के तराइन के मैदान में पहुंचता है। यहाँ अजमेर में राजपूत कौन है? पृथ्वीराज तृतीय यहाँ से विशाल सेना लेके और तराइन के मैदान में पहुंचेंगे। ये क्या सिचुएशन रहती है? 1 लाख सेना किसके पास में होती है? 1 लाख सेना किसके पास में होती है बच्चों? ये मोहम्मद गोरी के पास में होती है। यहाँ तराइन का मैदान, हरियाणा में तराइन का मैदान है और तराइन के मैदान में दोनों की सेना आमने सामने। तराइन का मैदान, और ये तराइन का मैदान में लेफ्ट राइट में एक तरफ सेना होती है मोहम्मद गोरी की और दूसरी तरफ सेना होती है पृथ्वीराज चौहान की, राजपूता की सेना होती है। 1192 की घटना को हम देखेंगे। इस बार जो सिचुएशन रहती है वो इस तरह रहेगी इस बार सिचुएशन का कि मोहम्मद गोरी जो था वो पूरी योजना बनाकर आया था। पूरी उसकी एक चाल होती है, वो साम दाम दंड भेद की नीति के आधार पर वो राजपूतों को पराजित करना चाहता था। हिंदुस्तान में मुस्लिम वंश की स्थापना करना चाहता था, इस्लाम धर्म का झंडा लगाना चाहता था। यहाँ राजपूतों ने जो उसके साथ जो हस्र किया था और जिस तरह से उनको भागना पड़ा था, 1 साल तक वो आग बबूला हो रहा था। मोहम्मद गोरी आग बबूला हो रहा था। ये मोहम्मद गोरी इस बार पूरी योजना बनाकर आया था किस तरह से अपनी सेना को जमाना है। यहाँ पे तराइन के मैदान में ये पहुंचकर अपनी सेना का विभाजन करता है। ये सेना की कितनी टुकड़ियां बनाता है? 20-20 की टुकड़ी, ये 5 टुकड़ियां बनाता है। पहले जो कमियां रह गई थी उन कमियों को ये पूरा करता है। इस बार उसने अपनी एक सेना को रिजर्व में रखा था और उसने इस बार रिजर्व में रखकर उसने ये डिसाइड किया था कि इस बार हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना है। किसी भी तरह हमें हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान जो है उसको पराजित करना है। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत को, पृथ्वीराज चौहान के अहंकार का हमें समाप्त करना है। वो सारी प्लानिंग बना के आया था इस बार। और इस बार 1192 ईस्वी के अंदर क्या घटना होती है बच्चों कि उसने एक सेना को रिजर्व में रखा था। उसने यहाँ से एक फरमान भिजवाया था जो दूसरे खेमे के अंदर
कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान थे, राजपूत थे। गोविंदराज पृथ्वीराज का बेटा भी उसके साथ में था, वो दूसरे खेमे में थे, ये इस खेमे में थे। यहाँ इन्होंने अपने अपने शिविर बना रखे थे। यहाँ तराइन के मैदान के पहले इधर इन्होंने मुसलमानों ने अपना शिविर बनाया हुआ था, इन्होंने राजपूतों ने अपना यहाँ शिविर बनाया हुआ था। यहाँ से मोहम्मद गोरी ने एक फरमान भिजवाया था बच्चों, यहाँ से इस शिविर से एक फरमान भिजवाया था। और एक राजदूत जो होता है वो एक मोहम्मद गोरी का एक राजदूत, ये कौन है बच्चों? ये राजदूत है। और ये कहाँ जाएगा? ये राजपूतों के खेमे में जाता है। राजपूतों जो राजदूत होते थे बच्चों, राजदूतों का सम्मान किया जाता था। राजदूत सूचनाएं लेकर जाते थे। राजदूत यहाँ पहुंचा था, किसके खेमे में पहुंचा था? पृथ्वीराज चौहान की सेना है यहाँ पे बच्चों। पृथ्वीराज चौहान तृप्त है ये, इसके खेमे में पहुंचा था। और यहाँ पहुंचकर ये एक फरमान भिजवाया था। और इस फरमान में क्या लिखा हुआ था? इस फरमान में मोहम्मद गोरी ने ये लिखा है कि मैं यहाँ तराइन के मैदान तक तो पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ, मेरी सेना भी यहाँ पहुँच गई है, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो था वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने मुझे गजनी का राज्य दिया था, उसी गजनी के राज्य की वजह से ही मैं वहाँ मुल्तान पे, पेशावर पे, सिंध प्रदेश पे और गुजरात पर हमला किया था। और मैं यहाँ आगे भी मैं तभी बढ़ूंगा जब मेरा बड़ा भाई मुझे आदेश देगा, क्योंकि उसके आदेश के बगैर मैं किसी पर हमला नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी जितने भी हमले किए थे वो सब मैंने मेरे बड़े भाई से आदेश लिए थे। और मैं जब उससे आदेश ले लूँगा और वो आदेश मुझे मिलेगा तब मैं आपकी सेना पर हमला करूँगा, उससे पहले मैं हमला नहीं करूँगा। मेरे बड़े भाई का आदेश मिलेगा तभी मैं हमला करूँगा। और मोहम्मद इधर जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, राजपूत जो थे, पृथ्वीराज चौहान ने जब ये फरमान पढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान इस धोखे में आ गया था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आपकी जब इच्छा हो तब आप हमला कीजिए, हम आपका यहीं दूसरे खेमे में शिविर में आपका इंतजार करेंगे, आप अपने भाई से आदेश लीजिए, उसके बाद आप हमला कीजिए। हम राजपूत हैं, हम हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, हमने कभी धोखा करना सीखा नहीं है, हमने किसी के पीठ में छुरा घोंपना हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सीखा है। हम अपने आन बान शान के लिए, हम हिंदुस्तान के अंदर अपनी आन बान शान के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। और हमने आपको पहले भी भगाया था और अब भी हम आपको भगाने के लिए आतुर हैं। और जब ये इस फरमान को मान लिया था, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपने उसमें अहम में रह गए थे। पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं था कि ये मुसलमान जो है, ये जो गोरी का, जो गौर वंश का ये मोहम्मद गोरी है, वो एक बहुत बड़ा छलावा करेगा हमारे साथ में, हिंदुस्तान के साथ में छलावा करेगा और यहाँ पर मुसलमानों का झंडा लगाएगा। इस चाल को पृथ्वीराज चौहान नहीं समझ पाए थे बच्चों। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब क्या करते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के राजपूतों की सेना को धोखा देने के लिए पहले इन्होंने जो चाल चली थी वो पहली चाल में ये सफल हो गए थे। अब दूसरी चाल उनकी क्या रहती है वो ध्यान से सुनिए। दूसरी चाल ये रहती है कि जिस खेमे में यहाँ एक खेमा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा खेमा वहाँ लगा हुआ है, तराइन के मैदान के दोनों तरफ 2 शिविर बने हुए हैं। इसमें मोहम्मद गोरी ने क्या करा बच्चों, दूसरी चाल चली थी कि इसने जो पृथ्वीराज चौहान की राजपूतों की सेना के सामने, जो बिल्कुल सामने एक सेना जो थी करीबन 20,000 सैनिकों में से 1000 सैनिकों को कहा कि तुम जो है अलाव जलाइए। क्या जलाइए? मोहम्मद गोरी ने कहा कि तुम अलाव जलाइए और अलाव जला के और जश्न मनाइए, ढोल नगाड़े बजाइए और इस तरह से अलाव जला के, ढोल नगाड़े बजा के इस तरह से एक मनोरंजन कीजिए कि ताकि राजपूतों को ऐसा लगे कि ये तो बस मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसी सिचुएशन आप बना लोगे, ऐसी सिचुएशन बनाओ। और दूसरी चाल ये चली थी मोहम्मद गोरी ने। अब मोहम्मद गोरी के जो सैनिक जो थे उन्होंने अलाव जला लिया था। अलाव का मतलब होता है बच्चों, दाल बाटी चूरमा बना रहे थे, वो पकवान बना रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, नृत्य के ढोल की आवाज जो थी वो दूर दूर तक जा रही थी, उनके ढोल की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। और जब राजपूतों को ऐसा लगा तो राजपूतों ने सोचा रही है तो यहाँ पर
यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे मरने के लिए आए हैं, यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। लेकिन वास्तव में राजपूतों को ये पता नहीं था कि ये मरने के लिए नहीं आए, ये हमें को धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ ही ये छलावा कर रहे हैं। राजपूत सैनिक इस बात को समझ नहीं पाए थे और इस तरह से ये इसकी दूसरी चाल थी। और बाद में जब समय निकल रहा था तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि अब जब राजपूत जो थे वो बेखबर हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान भी बेखबर हो गया था, ये सब बेखबर थे। एक प्रातःकाल इस बार 9:30 बजे नहीं, प्रातःकाल 4 बजे ही इस मोहम्मद गौरी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपना के, और जहां राजपूतों का जो खेमा जो था बच्चों, जो ये राजपूतों का खेमा था, इसको चारों तरफ से घेर लिया था। राजपूतों के खेमे को चारों तरफ से सेना ने, एक सेना जो थी उसने रवाना कर दी थी, एक सेना को रात में ही रवाना कर दिया था कि आप जो है पूर्व दिशा में जाइए, आप उत्तर दिशा में जाइए, आप दक्षिण दिशा में जाइए, आप पश्चिम दिशा में जाइए। एक सेना को रिजर्व में रखा था। प्रारंभिक अवस्था में जब इस तरह इन्होंने गौरी की सेना ने इस तरह किया और चारों तरफ से गोले से उसको घेर लिया था, प्रातः 4 बजे का समय था, ये बेखबर सो रहे थे। सोते हुए राजपूतों पर कत्ले आम करना शुरू किया था, तलवारों से सिर काटना शुरू कर दिया था, तलवारों से, छुरियों से। कई राजपूतों में अफरा तफरी मच गई थी, इनकी व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त थी। पृथ्वीराज चौहान भी कहीं पे सो। इस अचानक हमले से, ये मोहम्मद गौरी का ये एक अचानक हमला हुआ था बच्चों, ये मोहम्मद गौरी का एक अचानक हमला हुआ था। इस अचानक हमले से सारी व्यवस्था राजपूतों की अस्त व्यस्त हो गई थी। अब राजपूतों की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने से क्या हुआ बच्चों, अस्त व्यस्त व्यवस्था यहाँ ये हमलाकारी जो थे वो भारी पड़ रहे थे, क्योंकि अब राजपूतों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। थोड़ा इन्होंने युद्ध किया था थोड़ी देर तक और बड़े जोश से ये लड़े भी थे, लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज चौहान को एहसास हो गया था कि अब ये मुसलमान जो था हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ छल कपट किया है। पृथ्वीराज चौहान भी घिर गए थे, इन्होंने यहाँ से भागना ही उचित समझा था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ सोच रहे थे कि अगर हम बच गए तो दोबारा इस मुस्लिम हमलाकारी को हम छोड़ेंगे नहीं और वापस हम सेना की तैयारी करके हमला करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ से निकलना ही उचित होगा। कूटनीति का प्रयोग करते हुए पृथ्वीराज चौहान हरियाणा से निकल गए थे, लेकिन इन मुसलमान सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के गांव जो था वो सिरसा नामक स्थान होता है बच्चों, कौन सा होता है, सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान चारों ओर से घिर चुके थे और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान की मुस्लिम सैनिकों ने हत्या कर दी थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और किताबों में यही लिखा हुआ है कि सिरसा नामक स्थान पर इनकी हत्या हो गई थी और यहाँ पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके और पूरे हिंदुस्तान पर अब मुसलमानों का अधिकार हो गया था। राजपूतों की शक्ति को आघात पहुंचा था, केंद्रीय शक्ति जो एक बनी हुई थी वो केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी। अब राजपूतों का जो झंडा था, जो रुतबा जो था वो मुसलमानों का गढ़ बन गया था। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था और रतन सिंह पद्मनी जो थी वो राजपूत वीरांगनाओं के साथ अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे देश की रक्षा करने के लिए। जिस तरह से जालोर में कान्हड़ देव जो था, कान्हड़ देव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया था और जिस तरह से रणथंभौर में हमीर देव ने अपना सिर काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया था और उसकी पत्नी रंग देवी ने राजपूत महिलाओं के साथ इस मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वही सिचुएशन यहाँ बनी है बच्चों। मोहम्मद गौरी भी विदेशी था और अलाउद्दीन खिलजी भी मुसलमान था। यहाँ मोहम्मद गौरी जो है यहाँ हमला किया था हिंदुस्तान पे और इस हिंदुस्तान के हमले में पृथ्वीराज चौहान और सेना राजपूत जो सेना उनको पहले ही उनको पता था कि देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आन बान शान के लिए हमने मरना सीखा। हंसते हंसते उन्होंने जान दे दी थी। ये वही राजपूत है जिनका अजमेर में स्मारक बना हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये जाने जाता है बच्चों। अब यहाँ ये जो तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में, इसमें राजपूतों के आन बान शान को धक्का लगा था, राजपूतों की शक्ति कमजोर हो गई थी। तो ये जो दूसरा 1192 ईस्वी में ही यहाँ क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है बच्चों। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दरबारी कवि रहता था जो मैंने आपको बताया था, चंद्रप्रदायी ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर एक जैनक भट्ट रहता है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी और जो पृथ्वीराज
के इतिहास का वर्णन करती है। यहाँ हम पृथ्वीराज चौहान के तराइन को देखने के बाद अब ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये पृथ्वीराज चौहान की हमने एक घटना हमने पढ़ी नहीं थी, उस घटना का थोड़ा सा अगर चर्चा कर ले तो ठीक रहेगा। पृथ्वीराज चौहान का 1191 का तराइन का पहला युद्ध हमने पूरा डिटेल से हमने देख लिया। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजित हुए थे। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और कुछ एक कहावत भी है बच्चों की, पृथ्वीराज चौहान जो थे इनको यहाँ बंदी बना के गजनी लेकर गए थे और गजनी में पृथ्वीराज चौहान को जेल में बंद कर दिया था, जेल के अंदर बंद कर दिया था। और जेल से ही वो वहां से भागने की एक योजना बना रहे थे। तब मोहम्मद गोरी ने गरम गरम सरियों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी थी और आंखें निकाल दी पृथ्वीराज चौहान को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब क्या है कि चंद्रप्रदाय जो था लाहौर का निवासी, जो उनका दरबारी कवि था, वो भी गजनी पहुंच गया था। गजनी पहुंचने पर चंद्रप्रदाय ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान, चंद्रप्रदाय और मोहम्मद गोरी की मुलाकात हो जाती है। और इस मुलाकात में चंद्रप्रदाय अपने टॉन के अंदर वो उसको मोहम्मद गोरी को ये कहते हैं कि आपने हमारे जो स्वामी भक्त सरदार है पृथ्वीराज चौहान, आपने उनकी आंखें फोड़ दी थी, वो अंधे हो गए थे, वो निहत्थे हो गए थे, अब आप पे वो वार नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतने ही जो है मुसलमानों के अंदर आप में इतना ही जज्बा है, जोश है और इतने ही ताकतवर है, तो आप निहत्थे से वार कर सकते हो कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की इस्लाम धर्म की जो चर्चा कर रहे हो, आप इतने बादशाह बन रहे हो, इतने बड़े बन रहे हो। टोन में उन्होंने कहा कि वो निहत्था फिर भी आपको धनुष के एक ही तीर से आपकी जान निकाल सकता है। ये पृथ्वीराज चौहान है ये, और इसकी आंखें नहीं है। और इसको अगर आप कहीं भी कितनी भी दूर बैठ जाइए, आप कहीं भी बैठिए, अब बिना आंखों के ही ये अपने एक ही तीर से आपका कत्लेआम कर सकता है। और जब ये बात उसको मोहम्मद गोरी को उसने चंद्रप्रदाय ने कही, तो चंद्रप्रदाय के ये हृदय के अंदर ये जो तीर जो छोड़ रहे थे, वाणी के जो तीर वो छोड़ रहा था चंद्रप्रदाय को, उसके हृदय में चुभ गए थे। और कहा कि एक दरबार का आयोजन किया जाएगा और पृथ्वीराज चौहान को उस दरबार में उसकी परीक्षा ली जाएगी कि वास्तव में वो एक ही तीर से किस तरह से मेरी जान ले सकता है। ये मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी इसका दर्शक बनना चाहता हूँ। चंद्रप्रदाय ने कहा कि ये शर्त मुझे मंजूर है, मैं भी इसका दर्शक बनूंगा, आप भी इसके दर्शक बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान जिसकी आंखें नहीं है वो भी इसका दर्शक बनेगा। और यही चौथी पांचवी मंजिल पे एक लकड़ी का एक महल बनाएगी और मोहम्मद गोरी जो सबसे ऊपर जाएगी, एक सिंहासन पर आसीन हो गया था। और वहाँ पृथ्वीराज चौहान जिसकी आंखें निकाल रही थी उसको वहाँ उस मैदान में लेकर आए थे। और वहाँ चंद्रप्रदाय भी वहाँ था। चंद्रप्रदाय जो था अपने दोहे में 6 अंगुल 8 अंगुल 24 गज ऊपर ता बैठा सुल्तान कहते थे बच्चों मुसलमानों को, और ता बैठा सुल्तान उसने पूरी दिशा का निर्देशित किया था। और वैसे भी पृथ्वीराज चौहान बचपन के अंदर धनुष और तीर अंदाजी में इतना था कि वो आंखों पर पट्टी लगाकर और जैसे चंद्रप्रदाय बोलता था वहां अपने तीर का निशाना इतना जबरदस्त साध लेता था, जिसका एक मिसाल कायम थी। पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान था, ये विद्या वो बहुत अच्छे से जानता था। उनकी वीर गाथाएं तो बहुत लोगों ने सुनी थी। सहयोगिता भी कन्नौज की रानी थी, उसका भी कहानी का थोड़ा सा पार्ट मैं भी आपको सुनाऊंगा बच्चों। तो यहाँ वो मैदान के अंदर जो है इस तरह का चंद्रप्रदाय ने वो दोहों का गान किया था कि 6 अंगुल बास 24 गज और इस तरह ता बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान। और उसने अपना धनुष लिया था, एक ही तीर से मोहम्मद गोरी जो था उसकी जान निकाल दी थी। और वो धड़ाम से जो चौथी मंजिल पर लकड़ी का महल बना के ऊपर बैठा हुआ था, वो धड़ाम से नीचे आके गिरा था। नीचे गिरते ही मोहम्मद गोरी के जो सैनिक जो थे चारों तरफ, उन्होंने चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी वहीं पे। और इस तरह इनका इंतकाल होता है राजपूतों का। राजपूत मरते मरते भी मोहम्मद गोरी को जिंदा नहीं छोड़ा था, उसकी जान लेके ही उन्होंने दम लिया था। तो ये बच्चों राजपूतों का इतिहास है। यहाँ देखिए ये घटना भी आपको बताई। एक घटना और थी, एक सहयोगिता होती है, कन्नौज की रानी सहयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। एक दिन एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था और स्वयंवर के आयोजन में घटना क्या होती है, स्वयंवर के आयोजन में
पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया था। पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी की मूर्ति बना के गेट पर रख दी थी और मिट्टी की मूर्ति बना के कि जो भी कोई सभी राजाओं को इनवाइट किया था, सारे राजा वीर योद्धा भारत के एक एक करके वहाँ दरबार में आके बैठे थे। वरमाला लेके कौन खड़ी थी? संयोगिता वरमाला लेके खड़ी थी कि जो वीर योद्धा होगा उसके गले में वरमाला डाल देगी, उसी से वो अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगी। ये जो अब पृथ्वीराज चौहान के गुप्तचर वहां पर थे कन्नौज में, उनको पता लगा कि उनकी मिट्टी की मूर्ति बनवा के स्टेचू बना के गेट पे चौकीदार के रूप में उनका अपमान किया जा रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे रातों रात वहां चले गए, पूरे शरीर पर गार 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 करके पूरी मिट्टी की मूर्ति के रूप में वो स्वयं जाके वहां गेट पर अपना भाला लेके चौकीदार बन गए थे। अब स्वयंवर प्रथा शुरू हो रही थी। वरमाला संयोगिता जो थी वो वरमाला पहनाने वाली थी। वो किसको वरमाला पहनाए उसको कहीं पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने देखा कि मिट्टी की मूर्ति है, वरमाला उसके गले में डाल दी और गले में डालते ही पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको पता था, वो पहले ही आ चुके थे, अपना पूरा वेशभूषा बदल ली थी। उसने बाहों में उठा के अजमेर लाए थे और संयोगिता के साथ विवाह किया था। और कई इतिहासकार कहते हैं कि संयोगिता की विलासिता की वजह से ही दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा था। ये भी एक किस्सा कहा जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमारा ये टॉपिक जो था वो फिनिश हो गया। ये तीसरा चरण था। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे एक नया टॉपिक रहेगा और मेवाड़ का इतिहास, राजपूतों का इतिहास रहेगा और आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।